चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, पेज नंबर हम हैं 31 पर। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा एग्जांपल देता हूँ प्रॉपर्टी का, थोड़ा शायद आपको आइडिया होगा। देखिए तो प्रॉपर्टी का रूल क्या है कि जिसके नाम में प्रॉपर्टी होती है वो अचानक से अगर डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसके हर बच्चे का बराबर का अधिकार है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। एग्जाम्पल अपना प्रैक्टिकल केस, मेरे एक फ्रेंड है, उसने एक नया प्रॉपर्टी खरीदी, नई बिल्डिंग खरीदी थी। उसको मम्मी से बड़ा प्यार था, तो मम्मी के नाम पर प्रॉपर्टी कराई थी। 30 में हमने कैसे मुश्किल, उसकी मम्मी जब एक्सपायर हो गई तो अब वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना चाह रहा था, लेकिन लॉ जब वकील से मिला तो वकील ने बताया कि बेटा मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी थी, मम्मी आपकी एक्सपायर हो गई, अब ये प्रॉपर्टी सारे भाई बहनों की है। तो हमारी बात बड़ी सारे पैसे उसने दिए थे स्टार्टिंग, लॉ ये है क्या उस कंक्लूजन क्या निकल गया, इस तरह करके स्टेट हो जाती है तो अब ओनरशिप ना हर मेंबर की आ जाती है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही है सर, एक हिंदू हिंदू के लिए तो फैमिली बिजनेस चल रहा है, उसमें हर एक का अधिकार बराबर रहेगा। उसमें हालांकि जो मैनेजमेंट वाला काम है वो किसी मेल मेंबर को ही देते हैं, तो ओनरशिप सभी के लिए इसका करते हैं। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इट इज ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू, लिखा हुआ अनडिवाइडेड मतलब क्या है कि बंटवारा नहीं होगा, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए वो बिजनेस चला रहा है, क्या एग्जांपल उसी फ्रेंड का देता हूँ कि मम्मी की डेथ के बाद सारे बच्चों को बराबर अधिकार होगा। अब उसके वो अपने भाई बहन से कहता है मुझे नाम कराना है, वो कहता है सबको 10 लाख रुपए दे दे उनको, तुम तेरे नाम करते, तो अब वो डिवाइड हो गया ना पैसे देने के बाद। अनडिवाइड मतलब डिवाइड ही नहीं हुआ, सबका जॉइंट नहीं है। जॉइंट हिंदू बिजनेस एंड मैनेज बाय द एल्डेस्ट मेंबर, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होगी वो, और मैनेजर ऑफ द फैमिली द पीएचई स्पेलिंग कर दोगे पीएचई स्पेलिंग कर दो। मैनेजर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता, जो काम करता है उसका नाम कर्ता रखा हुआ है। इट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ में जो चीजें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से चलेगा इसका अंदर। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर, सर मुझे इस फैमिली का मालिक बनना, किसी फैमिली में पैदा हो रहा है, जिस फैमिली में पैदा हो गया वो बिजनेस का मेंबर हो गया, उसका अधिकार आ गया। द कॉमन प्रॉपर्टीज इंक्लूड, पहला देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन अ फैमिली, कम से कम 2 लोग हों। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, एंसेस्ट्रल मतलब जो जैसे दादा परदादा की प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल उसे कहते हैं, पूर्वजों की प्रॉपर्टी। There are 2 systems which govern membership. पहला देवागढ़ सिस्टम, it prevails in West Bengal, इस एरिया के अंदर। It allows both male and female members to co-partner, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों मेंबर बन सकते हैं। वितक्षकरा सिस्टम, it prevails all over India except West Bengal, वेस्ट बंगाल के अलावा बाकी पूरी इंडिया के अंदर ये वाला सिस्टम चलता है। It allows only male members to be co-partner। co-partner क्या है? पार्टनर वर्ड की जगह पार्टनर वर्ड, पार्टनर समझ में आता है सर हमको, लेकिन जब पार्टनर है सबका अधिकार है, उस पार्टनर वर्ड की जगह पार्टनर वर्ड इस्तेमाल करो। फीचर्स फॉर्मेशन, देयर शुड बी एट बेस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली, ये एटलीस्ट है, बेस्ट लिखा हुआ है। At least 2 members in a family and some ancestral property to be inherited by them to form this type of business, मतलब उनको पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिली हुई। मेंबरशिप ऑटोमेटिकली स्टार्ट बाय बर्थ, ऐसे कोई पैदा होगा फैमिली में ऑटोमेटिकली वो मेंबर बन जाएगा। कंट्रोल इन दिस बिजनेस इज मैनेज्ड फुल्ली बाय कर्ता ओनली, मतलब बाकियों की ओनरशिप है लेकिन वो काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, मैनेजमेंट सारी की सारी एक ही बंदा करेगा, उसको कर्ता बोलते हैं।
अदर्स मेंबर्स कैन सजेस्ट हिम, सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली हमारी फैमिली के अंदर जो डिसीजन लेते हैं वो डैडी है, हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार ले रहे हैं तो ये वाली कार हो, या मम्मी कहती है वो वाली कार, ये जल्दी होगी तो करता समझ लो इसका इसने डिसीजन लेना है। पॉइंट नंबर 4, लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड बट ऑफ ऑल अदर मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयरिंग प्रॉपर्टी। कल डिस्कस किया था हमने लायबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब। कंपनी में कौन सी होती है, लिमिटेड या अनलिमिटेड? लायबिलिटी कंपनी वाले बिजनेस में अनलिमिटेड होती है या लिमिटेड होती है? लिमिटेड होती है। कभी तो कंपनी वाले अपने नाम के एंड में लिमिटेड लिखते हैं। तो प्रोप्राइटरशिप वाली लायबिलिटी कौन सी होती है, लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। प्रोप्राइटरशिप छोटा दुकानदार है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये सारे पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी रजिस्टर्ड है और किस हिसाब से चल रही है, ओनर अलग बिजनेस अलग, तो लायबिलिटी लिमिटेड है बिजनेस का। ठीक है, ध्यान रहेगा। प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड, कंपनी में लिमिटेड, और ये यूनिट वैल्यू क्या कॉन्सेप्ट है? कर्ता के लिए अनलिमिटेड, बाकी लोगों के लिए लिमिटेड। कर्ता सारा काम कर रहा है सर, उसकी जिम्मेदारी, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रखी हुई है, बाकी लोगों को पता नहीं बिजनेस के अंदर हो क्या रहा है, इसलिए उसकी लायबिलिटी रखी हुई लिमिटेड। Permanent existence. The existence is permanent like the existence of the company. There is no effect of the death, insolvency, lunacy of members of the business. क्या कॉन्सेप्ट है ये? सर प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है कि अगर ओनर की डेथ हो गई तो बिजनेस बंद। अगर उसके बेटे ने या बच्चे ने टेक ओवर कर लिया बिजनेस तो बात अलग है। अदरवाइज इन जनरल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चल रहा है, ओनर की डेथ हो बिजनेस बंद हो जाता है, चलो जनरल। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। मतलब मुकेश अंबानी जी को कुछ हो जाए तो लाइंस बंद नहीं होती। कंपनी में डेथ वगैरह से कंपनी की एक्सिस्टेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। समझ आ रही है बात? एचयूएफ में भी यही कहा जा रहा है कि सब फैमिली बिजनेस है, अगर कर्ता की डेथ होगी तो बिजनेस बंद नहीं होता, कोई और मेंबर संभाले दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्या? एल्डेस्ट मेंबर। एल्डेस्ट चला गया तो बच्चे में से कोई ना एल्डेस्ट होगा ना। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 में हमने क्या सीखा कि कोई सी पार्टनर की डेथ भी हो जाए तो भी बिजनेस बंद नहीं होगा। 6 है कि माइनर मेंबर्स। अ माइनर मेंबर कैन आल्सो बिकम फुल फ्लैश मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस। कोई कंडीशन नहीं डाल रखी कि अगर 18 साल से छोटा है तो ये मेंबर नहीं बन सकता, बल्कि हमने ये पढ़ा था कि पैदा होते ही मेंबर बन जाता। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैनेज पर आ जाते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल। द कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजन एज ही हैज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब सर जैसे पार्टनरशिप में दिक्कत आती है, सारे पार्टनर से पूछो। प्रोप्राइटरशिप का भी ये फायदा था, प्रोप्राइटरशिप में एडवांटेज में था ये, इसको डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कर्ता को भी डिसीजन के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, जो अभी अभी पढ़ा था हमने पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, कि डेथ के बाद भी बिजनेस बंद नहीं हुआ, ये फायदा होगा। ये लिखा हुआ है आगे, डेथ वगैरह हो गई कर्ता की तो उसे बिजनेस इफेक्ट नहीं होगा, उसका नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर बन जाएगा जो बच्चे हो उसे। तुमने सी होता पागल पागल हो गया, मेंटल डिस्टर्ब हो गया। थर्ड पॉइंट में लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी इज वेरी वेल, द लायबिलिटी ठीक कर लेंगे इसको। आई पहले आ गया बाद में आया। द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड, इट गिव्स देम अ रिलीफ, टेंशन फ्री। देखो सिंपल सी बात क्या कि मान लीजिए मुझे पता लग रहा है कि मेरा फैमिली बिजनेस है, मैं सपोज स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मैं बड़ा हो गया, मैं बिजनेस संभालने की सोच रहा हूँ, मैं पता फैमिली बिजनेस चल रहा है, और कल को पता लगा लॉस हो गया और मुझसे मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी मांग लिया है, तो गलत है। मुझे पता है बिजनेस के अंदर हो गया, तो जितना पैसा बिजनेस के अंदर चल रहा है लॉस हो गया, तो ये हो सकता है मुझे ये कहा जाए कि बिजनेस लॉस में चला गया तो ₹1 नहीं मिलेगा, ये तो हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता बिजनेस में लॉस चल रहा है कि आप पैसे लो, एटलीस्ट ये नहीं हो। प्रोप्राइटरशिप में डर रहता है इस चीज़ का। और प्रोप्राइट मैंने दुकान खोल के 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, लॉस हो गया उसमें बहुत ज़्यादा, तो उसका मुझे घर भी बेचना पड़ जाए, प्रोप्राइटरशिप में टेंशन रहती है।
कंपनी में टेंशन नहीं होती और हिंदू एंड फैमिली के अंदर बाकी मेंबर्स को टेंशन नहीं होती, कर्ता को भी टेंशन रहेगी क्योंकि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, लॉस पूरा करता है। सीक्रेसी, कंप्लीट सीक्रेसी रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजंस कैन बी मेंटेन बाय कर्ता, क्योंकि सारा काम करता ही कर रहा है ना, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो शेयर करे इंफॉर्मेशन अपने पास कर। फिफ्थ पॉइंट, लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग बेटर कोऑपरेशन एंड ग्रेटर लॉयल्टी फ्रॉम ऑल द मेंबर्स हु रन द बिजनेस। सभी फैमिली मेंबर होते हैं तो मतलब जैसे चीटिंग नहीं तो होगी, इनकी उम्मीद लगा सकते हैं, और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे कि भाई मैं भी आज शॉप पे तू चला गया, कोऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। तो पहले हमने पढ़े थे कुछ फीचर्स, उसके बाद 5 फायदे पढ़े, अब बुराई करने वाले हैं, कम नहीं करने वाले हैं। ये हिंदू एंड फैमिली के अंदर क्या नेगेटिव पॉइंट है। सर पैसों की शॉर्टेज रहती, जो पूर्वजों ने प्रॉपर्टी दी है सिर्फ वही है हमारे पास, उसके अलावा एक्स्ट्रा कैपिटल कहीं से ले ले इसका अरेंजमेंट नहीं होता। देयर इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एज इट इज लिमिटेड टू द इंस्टॉल प्रॉपर्टी, एचटी की जगह टीएचपी टू द इंस्टॉल प्रॉपर्टी। तो जो वर्ड्स आ रहे हैं जैसे इंस्टॉल प्रॉपर्टी, लुनेसी, ये ध्यान माइंड में फिट करना है, ये वर्ड आपके आंसर्स में होने चाहिए जब भी आप टेस्ट दें, एग्जाम दें, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लिमिटेड मैनेजर स्किल, सर करता अकेला ही सारा काम कर रहा है, ये कमी प्रोप्राइटरशिप वाले में भी थी, आती थी। क्या कमी थी कि एक बंदा जब सारा काम करेगा तो वो काम बेस्ट तरीके से नहीं होगा। सिंपल सी बात है, तो मैं अमेज़न से सामान खरीद रहा हूँ तो मुझे हर एक सर्विस बेस्ट मिल रही है, क्योंकि हर काम ना एक बंदा नहीं करता। जो डिलीवरी का एक्सपर्ट है, जो कस्टमर केयर पर बात करने का एक्सपर्ट है, जो ऑर्डर एक्सेप्ट करने का एक्सपर्ट है, जो आईटी एक्सपर्ट है, जो ऐप और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली चला रहा है, एंड जिस चीज़ का एक्सपर्ट है, हर चीज़ एक्सपर्ट लगा हुआ, उसका काम बहुत अच्छे से होगा। अब प्रोप्राइटर एचयूएफ हिंदू एंड फैमिली में प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि एक ही बंदा सारा काम कर रहा है, हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। In this, all the decisions have to be taken by Karta, but he is not intelligent in all the fields of business. Therefore, sometimes decisions taken are not favorable to the business. इस पर हम क्लिक करेंगे तो favorable. थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी, सर करता है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो क्या होता है उससे, सर कोई नया डिसीजन लेने में हेडेक रहती, टेंशन रहती है, रिस्क रहता है। ठीक बात है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको पहले भी कि आपको मैकेनिक का काम करना है अकेले, तो आपको डर लगेगा 5 करोड़ रुपए लगा दी, नहीं चल पाया तो सारे पैसे बच जाएंगे, तो आप रिस्की डिसीजन नहीं ले पाते, भले अच्छा प्रॉफिट होगा नहीं ले पाते। In this, the responsibility of the karta is unlimited. So he hesitates in taking new and risky decisions. कई बार जैसे हम लोग डैडी होते हैं, सर जॉब कर रहे हैं मान लीजिए, और उन्हें अपना बिजनेस करने का मन है, या मैं जॉब करता हूँ सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता हूँ, इतनी सैलरी मिलती है, इतना सारा काम करता हूँ, उनका मन करता है कि मैं अपना बिजनेस करूँ, लेकिन रिस्क लगता है, डर लगता है, जब बिजनेस करूँगा नहीं चला तो कम से कम सैलरी आ रही है, खर्च निकल रहे हैं, नहीं चल पाए तो क्या होगा। इस रिस्क की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाते, उनको अकेले डिसीजन लेना है। जहाँ पर सिंगल डिसीजन वाला काम आता है वहीं रिस्क रहता है और इंसान फिर अपॉर्चुनिटी खो देता है। पॉइंट नंबर 4 है अनबैलेंस्ड डिसीजन, एज करता है ओवरबर्डन्ड विद वर्क, ही मे टेक हार्ड एंड अनबैलेंस्ड डिसीजंस। तो बैलेंस है, एस के लिए दिया है, ये हार्ट और एंड को काट दो, गलत वर्ड है। ही मे टेक अनबैलेंस्ड डिसीजन, इसे ना सुना, ही मे टेक अनबैलेंस्ड डिसीजन। ठीक है जी, आगे नोट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, The Hindu undivided family, the joint Hindu family business is an declining. Declining मतलब क्या हुआ सर? इस टाइप के बिजनेस जनरली कंट्री के अंदर घटते जा रहे हैं। मान लीजिए पहले 10 लाख बिजनेस चल रहे थे,
और 9 लाख फिर 8 लाख ऐसे घटते जाते हैं। क्यों घटते जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री। सर पहले ये चलता था कि दादा का बिजनेस है तो सारे बच्चे संभाल रहे हैं उसके पोते संभाल रहे हैं सारा बिजनेस, बिजनेस चला आ रहा है, सब मिलकर एक ही बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, एक ही दुकान में सारे लोग लगे हैं। पहले ये होता था। अब फैमिली बिजनेस का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है, हर बंदा सेपरेट हो जाता है, वो अपना अलग कर रहा है, वो अपना अलग कर रहा है, इसलिए ये टाइप का बिजनेस घटता जा रहा है। एक बार लिखिए फटाफट से पेज नंबर 31 से, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रेट करें पूरा जितना बड़ा है। हाँ जी, अब्दुल इज द सोल ओनर ऑफ द फैक्ट्री। अकेला ओनर है। फर्स्ट पार्ट में पूछा ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म बताओ, आंसर हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, लेकिन उसको प्रॉब्लम आ रही है क्या कि उसके पास पैसा कम है और मैनेजरियल रिसोर्सेज कम है, मैनेजमेंट करने के जो बंदे हैं, जो लोग हैं वो कम है। तो हमने उसको सजेशन देना फटाफट में मांगा है कि उसके कुछ ऑल्टरनेटिव बताओ, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ। तो सर काम अकेले नहीं कर पा रहा है उतना सारा, तो उसको हम सजेशन क्या दे सकते हैं कि लोन ले लीजिए। लोन ले लेगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम हो जाएगी। दूसरा सजेशन क्या दे सकते हैं कि अगर मैनेजरियल वाली प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो वो एम्प्लॉइज रख सकता है अपने पास। तीसरा, फाइनेंस और मैनेज दोनों की प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है एक ही शॉट में, तो प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट कर दे पार्टनरशिप, क्योंकि जो नया बंदा आएगा वो कैपिटल भी लाएगा और काम भी करेगा। ठीक है, सिर्फ मनी वाली प्रॉब्लम है तो लोग, बंदे वाली प्रॉब्लम है तो एम्प्लॉय, दोनों एक साथ में कंप्लीट करनी है। तो या तो कॉम्बो रख ले, लोन प्लस एम्प्लॉय या फिर नया पार्टनर, फिर होगा तो ये आंसर लिख के आ सकते हैं। इसमें आंसर में दे भी रखा है कि एम्प्लॉय असिस्टेंट रख लो या फिर एडमिट वन और बोथ पार्टनर की थर्ड पार्ट लिख लीजिए इसका लोन फ्रॉम बैंक। इसमें थर्ड लिख लीजिए, तो लिखिए हुआ है एंड की तरफ नहीं। एंड में तीसरा आंसर लिख लो लोन फ्रॉम बैंक। पेज नंबर 50 निकाल दीजिए एक बार। 50 पेज नंबर। ये मैं आप लोग को होमवर्क बता रहा हूं। पेज नंबर 50 से एमसीक्यू स्टार्ट है। टोटल 10 एमसीक्यू दे रखे हैं। क्या करना है आपको, जैसे जैसे एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो घर पर उस टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढने हैं आपको और सॉल्व करना। एमसीक्यू के बाद 5 ट्रू फॉल्स दे रखे हैं 51 पेज पे। उसके बाद 5 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनका आंसर 1 और 2 वर्ड्स में होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 से स्टार्ट है। पहले है 1 मार्क वाले क्वेश्चन 14। अगले पेज पे आ जाइए तो 14 क्वेश्चन तो 1 मार्क वाले हैं, इसका आंसर जो है वो 1 या 2 सेंटेंस में रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट है 3 से 4 नंबर वाले, इसका आंसर करीब करीब 4 से 5 लाइन का रहेगा। क्वेश्चन 15 से लेकर के 38 तक। 39 से स्टार्ट है क्वेश्चन, ये मार्क्स है 5 से 6, करीब आपको एक पेज पूरा पढ़ना होगा, कितना लंबा आंसर होना चाहिए। 39 से लेकर के 53 तक। और मैं चैप्टर पढ़ने के बाद बोलूँ कोई इकट्ठे क्वेश्चन करके लाओ 53 तो बड़ा बर्डन लगेगा। तो अभी ऐसा नहीं है कोई सीक्वेंस में करने की जरूरत है, अपना कॉपी बनाओ। मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 14 मिल गया, उसका आंसर ये टॉपिक हो गया। 14 क्वेश्चन नंबर डालो, उसका आंसर लिखो, वो उसमें से देख करके याद करके अपने लैंग्वेज में जैसे तो जो क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट होता जाए उसके आंसर करते जाओ साथ साथ। मतलब जिस दिन इस चैप्टर की लास्ट क्लास हो उस दिन क्वेश्चन सारे बच चुके हैं और एक्स्ट्रा आप टेस्ट के लिए रेडी नहीं जाओ। ठीक है, और जरूरी है सीक्वेंस में रखना, कोई जगह छोड़नी ऐसा जरूरत नहीं। क्वेश्चन 40 के बाद मान लो 24 करा, फिर वापस 17 करा, ऐसा आगे भी सकते हैं जरूरत है। तो आज से स्टार्ट कर देंगे। हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं, प्रोप्राइटरशिप और अनडिवाइडेड फैमिली। अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 33 पेज पर, पार्टनरशिप।
तो पार्टनरशिप हमने अकाउंट्स सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है 12th क्लास में। पूरी बुक है पार्टनरशिप पर कि पार्टनरशिप वाले बिजनेस में अकाउंट्स कैसे बनाएंगे। तो जो आप हिंदी में अभी थ्योरी में पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं 12th में भी काम आएगी अकाउंट्स। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको ईयर याद करना है, ईयर आपको याद करना है। 1932 एक्ट 1932 में बना। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, पर्सन नहीं लिखा, पर्संस लिखा है, मतलब प्लूरल है सर, मतलब कम से कम दो लोग तो होंगे। अगर दो से कम हुए तो वो तो प्रोप्राइटरशिप हो गई ना, मतलब मिनिमम टू हु हैव एग्रीड। एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट, उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट बना हुआ है। टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटेंगे सर आपस में, प्रॉफिट बिजनेस। Partnership is a relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन, पार्टनरशिप की एक बारीकी को देख करके समझ करके बनाई हुई समझते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, बिटवीन दो लोगों के बीच में, कम से कम दो लोगों के बीच में, उसका मतलब से पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग होंगे। मोर का मतलब ज्यादा से ज्यादा, एट प्रेजेंट में 50, एट प्रेजेंट इंडिया में पार्टनर्स बनाने 50 अलाउड है मैक्सिमम। क्यों समझिए सर कि मैं अपना ऑफिस चला रहा हूँ कंपनी का, मेरे पास क्लाइंट आता है, वो कहते हैं हमें पार्टनरशिप का बिजनेस करना है, रजिस्ट्रेशन करवा दो हमारा। तो हमें सारे रूल्स पता होने चाहिए कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन के क्या क्या रूल। वो कहते हैं जी हम काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेंबर हैं, हम 55 लोग हैं, 55 लोग हैं और हमें पार्टनरशिप करनी है। तो आप बताओ कि सर मैक्सिमम 50 अलाउड है इंडिया के अंदर, तो आप देख लीजिए कौन से 5 लोगों को मना करना, समझ आ रही है बात। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, 2 3 4 5 कितने हो सकते हैं, 50 से ऊपर ना हो और उससे कम ना हो। मतलब सर मान लीजिए एक फर्म के अंदर 2 पार्टनर्स हैं और एक ही डेथ हो गई तो वो पार्टनरशिप खत्म हो गई। लेकिन जो सर बचा है वो अकेले काम करना चाहे तो उसे कन्वर्जन करना पड़ेगा पार्टनरशिप से प्रोप्राइटरशिप, समझ आ रही है। क्योंकि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। तो 50 लोग हैं और कोई पार्टनर चाहते हैं कि हम एक नए बंदे को पार्टनर बना ले, तो क्या करें, तो उनमें से उन 50 में से किसी को निकालना पड़ेगा, पहले इसको निकाल दो, ऑर्डर हो जाएंगे, फिर नए को लेकर 50 हो जाएंगे, समझ आ रही है बात, ठीक है। सर पर्सन से बड़ा जनरल सा वर्ड लगता है, पर्सन मतलब इंसान, मेल फीमेल, लेकिन लॉ की आइज में पर्सन वर्ड का भी मीनिंग है। लॉ कहता है सिर्फ 3 लोग पर्सन, लॉ कहता है कि ये सिर्फ 3 लोग ही पर्सन हैं, फिर 3 के अलावा कोई भी चौथा पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता, वो पर्सन ही नहीं है। पहला मेजर, मेजर मतलब जो माइनर ना, मतलब उसका 18th बर्थडे आ चुका हो तो वो मेजर हो। उसका मतलब सर क्या सीखा हमने कि हमारे पास क्लाइंट आए हैं, वो
वो कहता है जी मेरा बेटा है ये 17 ईयर्स का, इसको मुझे पार्टनर बनाना है, आप रजिस्ट्रेशन करवा दो। हम बताएंगे कि सर पॉसिबल नहीं है, कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए पार्टनर बनने। ये हो गया बात। दूसरी चीज साउंड माइंड। साउंड वर्ड का मतलब है प्रॉपर वर्किंग में, आवाज वाला साउंड नहीं है, प्रॉपर वर्किंग में उसे साउंड माइंड कहते हैं। मतलब दिमाग ठीक ठाक काम करता है, तो सब दिमाग का नॉर्मल इधर का कितना काम करता है, तो साउंड माइंड का कौन नहीं होता। पहला ड्रिंक पर्सन, जिस टाइम ड्रिंक कर रहा है उसने, तो उस टाइम उसका साउंड माइंड नहीं होता। जैसे मेंटल डिस्टर्ब, मेंटली डिस्टर्ब, फिजिकल प्रॉब्लम। और क्या होता है, क्लाइंट आते हैं कहते हैं जी मेरा छोटा भाई है, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, वो कुछ काम आता नहीं है उसको, मैं उसको पार्टनर बना, कुछ तो आगे बैठ जाए, कुछ काम नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे सर लिमिट अलाउड नहीं है, साउंड माइंड का होना जरूरी है। तो उन्होंने क्यों मना कर रखा है, क्योंकि ऐसे बंदे को हम पार्टनर बना लें, फिर उसको बेवकूफ़ बनाएं, उससे ज़्यादा पैसे ले लें, उसको ज़्यादा लॉस दे दें, उसका फायदा उठाया जा सकता है, उसको समझना ही है सही बोले, इसलिए लोग मना करते हैं। सेम वजह माइनर के साथ, हमने माइनर को पार्टनर बना लिया, बच्चा आपको पता ही नहीं, समझ ही नहीं, हमने मिसयूज करा, उससे ज़्यादा काम करवाया, ज़्यादा पैसे लिए, लॉस दे दिया, ऐसा ना हो इसीलिए। के बाद तो सर जब भी मतलब साइन हो, एग्रीमेंट बने, उस टाइम माइंड साउंड होना चाहिए। उसमें ड्रिंक को 24 घंटे तो करता नहीं, साउंड माइंड तो रहता है उसका, पर जिस टाइम एग्रीमेंट हो रहा है उस टाइम ड्रिंक लगा करती हूँ, उस टाइम साउंड माइंड होगा। देखो ये लॉ में क्या टर्म्स हैं, जैसे मूवीज में देखा है हमने कि मान लीजिए मैं वकील हूँ, मेरे पास क्लाइंट आया, वो कहता है जी मैंने मर्डर कर दिया किसी का, मेरे पे चल रहा है केस, लेकिन आपको फीस दे रहा हूँ मैं, आप मुझे बचाओ, मेरे पे फांसी नहीं मिली चाहिए। तो मेरे को लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, केस ने क्यों लड़ा, तो मैं क्या करूँ, तो लॉ में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पर्सन ने किसी का मर्डर किया तो उसको उम्र कैद की फांसी हो, तो यहाँ लिखा हुआ किसी भी पर्सन ने, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि पर्सन ही नहीं तो बच जाएगा। पर्सन किसे कहते हैं, साउंड माइंड का, ठीक। तो मैं ये प्रूव करता है इसलिए वकील कि वो पागल, तो वो कोर्ट में पागलपन की एक्टिंग करता है, ठीक है नहीं होता है ना, ऐसा देखा पागलपन की एक्टिंग करता है, जिसने मर्डर करा है, तो ये प्रूव हो जाता है कि वो पर्सन ही नहीं, और फिर जेल नहीं होती उसको, उसे पागल खाने में ले आते हैं इलाज कर लिए, फांसी को बच गया, समझ आ रही है बात। तो वहीं से पॉइंट लिया हुआ वकीलों ने, पर्सन ही नहीं है, ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, समझ आ रही है बात। तीसरा है नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इसमें क्या है कि लॉ ने बड़ी लंबी लिस्ट लिखी हुई है और बोला हुआ सारे के सारे लोग कभी कोई पर्सन नहीं कहलाएंगे, कभी कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इतनी लंबी लिस्ट तो हमारे कोर्स के अंदर है नहीं, कुछ एग्जांपल्स शेयर कर देता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट कैदी क्लाइंट आते हैं कि मेरा सपोज कजन है, वो भी पार्टनर बनेगा, अभी फिलहाल उसको जेल हो रखी है 4 महीने के लिए, तो वो भी पार्टनर बनना चाहता है, तो मुझे कहेंगे सर वो जेल से छूट जाएगा ना, उसके बाद बन सकता है, अभी नहीं बन सकता। वो कहता है कि मैं साइन करवा लूँ मुझे भी जाकर के, आप एग्रीमेंट बना दो, तो मैं कहता लेकिन अलाउड ही नहीं, जिस टाइम वो जेल के अंदर है, वो कन्विक्ट है, वो कोई एग्रीमेंट को इंपोर्टेंट कर ही नहीं सकता, अलाउड नहीं। दूसरा एग्जांपल इंसॉल्वेंट, दिवालिया, इसका सब कुछ नीलाम हो गया, दिवालिया हो गया, उसका कोई कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता जब तक अपने सारे पुराने कर्जे ना चुका के वापस से सॉल्वेंट। फिर होगा तो 3 लोग पर्सन होते हैं, जो मेजर हो, जो साउंड माइंड का हो और जो डिस्क्वालीफाइड वाला ना हो। साउंड माइंड का कॉन्सेप्ट क्या है सर, देखिए दोबारा से। तो मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, वो काफी रिच है, अच्छा फ्रेंड है मेरा, मैं क्या करता हूँ उसे क्लब ले जाता हूँ, ड्रिंक व्रिंक करा दी, अब मैंने उससे सोल प्रॉपर्टी के ऊपर पे साइन करवा लिया, किसी चेक पे साइन करवा लिया, तो मैं तो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँ, ऐसे तो मैंने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली इस तरीके से। अब वो कोर्ट में केस करता है कि जी मैंने जब इसके नाम पे प्रॉपर्टी करी तब मैं साउंड माइंड का नहीं था, इसलिए ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि उसने मैं पर्सन की डेफिनेशन बनाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं ड्रिंक नहीं कर रखते, सही था, अब बस प्रूफ करने वाला है, वो प्रूफ कैसे करेगा, मैनेजर की गवाही होगी, सीसीटीवी कैमरे में दिखेगा, वो प्रूफ कर देगा बस कि हाँ वो असाइनमेंट करता, तो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। फिर वही बात, हमारा कॉमर्स या बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक लॉ से टच है। कॉमर्स जैसे 11th क्लास कंप्लीट करने के बाद जो ग्रेजुएशन करेंगे आप, फर्स्ट ईयर में बिजनेस लॉ सब्जेक्ट आएगा,
सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ सब्जेक्ट आएगा। बिजनेस लॉ के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं वेजेस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। किसी इंडिया में किसी कंपनी में अगर 20 से ज़्यादा लोग हैं तो उन सबको बोनस देना कंपलसरी है, उनको प्रोविडेंट का पैसा देना कंपलसरी है, उनको ग्रेच्युटी का पैसा देना कंपलसरी है, कितना अमाउंट कंपलसरी, सब चीज़ सीखेंगे। तो लॉ से काफ़ी तक हम रिलेटेड है कॉमर्स के लोग। Who has agreed? Agreed का मतलब एग्रीमेंट। अब देखो एग्रीमेंट वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक करता है, एक बड़ा सा स्टैम्प पेपर होगा सर, उसको टाइप करो होगा, टाइपराइटर से कुछ उसमें साइन कर रहे होंगे लोग, उनको सही बात है उसे एग्रीमेंट कहते हैं। अब इंडिया में सर पार्टनरशिप करनी है तो एग्रीमेंट करवाना होगा, ऐसा लॉ था। लेकिन सर एग्रीमेंट बनवाओ, खर्चा करो, इस हेजिटेशन में, इस चक्कर में लोग पार्टनरशिप नहीं कर रहे, नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, नौकरी लोग मिल नहीं पा रही, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एग्रीमेंट ऑप्शनल कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला एग्रीमेंट ओरली कर लो, अलाउड, वो भी लीगल है। आपसे कोई नहीं कहेगा लीगल है तो बिजनेस कर रहे हो। रीजन क्या है, पार्टनरशिप को छोटा बिजनेस होता है, बड़ा बिजनेस नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। देखो ये वाला फीचर प्रोप्राइटरशिप में भी था, नो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, है ना। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट रिटर्न भी हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। तो कंपनी में लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है, इसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे जब कंपनी का टॉपिक। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट ऑप्शनल है, रिटर्न कराओ, ऑरल कराओ या सिम्युलेट कराओ। सर हमारे पास क्लाइंट आता है तो वो कहता है तो क्या करें, उसको तो बोलो रिटर्न कराओ, पर फीस कैसे बनेगी हमारी, हम उसके अंदर और एग्रीमेंट चल जाएगा, हमारी क्या कमाई होगी उसके अंदर। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं बेटा कंपलसरी है आप रिटर्न में कराओ, तो बताते हैं ऑप्शनल है बाकी हमारी फीस बने। ठीक, कोई खास आया सर हमारा नोन आया हुआ है और वो पूछ रहा है हमको तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो ऐसे में हम ये सजेस्ट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, हम उसे कहते हैं भाई काम कर आप स्टार्ट कर दो बिजनेस ओरल एग्रीमेंट के साथ, तो 6 महीने साल भर हो जाए और आपको लग रहा है बिजनेस चल रहा है, बंद नहीं करना, तब करवा लेना रिटर्न। देखो रिटर्न करवाने में बेनिफिट क्या होता है, भीड़ नहीं होगी, इंसान अपनी बात पर पलट जाता है। जब पार्टनरशिप कर रहे होते हैं ना, तो जिससे कर रहे होते हैं उससे रिलेशन हमारे अच्छे होते हैं, डेफिनेटली तभी कर रहे हैं। लेकिन रिलेशनशिप एज अ फ्रेंड या एज अ फैमिली मेंबर अलग टाइप के होते हैं, तो जब साथ में काम करना होता है वो अलग टाइप के होते हैं। ठीक बात है। तो इसीलिए हमारे झगड़े हो सकते हैं, ना बने ऐसा हो सकता है, रिटर्न करवाना नहीं समझदार है। क्लियर हो गई बात। टू शेयर द प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान रखना, दो लोग ऐसे हैं हमारे पास और कहते हैं हमें पार्टनरशिप करनी है। मैडम एक बार नेक्स्ट क्लास में नीचे वेट कर लेगा, नेक्स्ट क्लास अभी बैठा नेक्स्ट क्लास से नीचे वेट कर, जब मैं आऊँ तब आएगा। दो पार्टनर आते हैं सर हमारे पास और वो कहते हैं कि हमें पार्टनरशिप करनी है और हमने क्या डिसाइड कर रखा है कि हर महीने के 50,000 रुपये ये देगा, बाकी मैं ये डिसाइड कर रखा है। अब हमें क्या अप्लाई करना है कि ब्रदर ये पार्टनरशिप नहीं, रीजन पता है क्या, अगर 50,000 को महीना फिक्स दे रहे हो ये तो सैलरी होगी, है ना। तो लॉ ये कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप हो रही है तो पार्टनर्स के बीच में ना रेशियो होनी चाहिए प्रॉफिट बांटने की, प्रॉफिट बराबर बराबर बांटने की, 50-50 या 60-40, 90-10, 99 और 1 कुछ भी चलेगा, लॉस में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन रेशियो होनी चाहिए कुछ ना कुछ, तो परसेंटेज होनी चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट नहीं चलेगा, तो सैलरी होगी। ठीक है, बिजनेस वर्ड बना था बिजीनेस से। तो फ्रेंड अगर ये कहते हैं कि सर हमने प्रॉपर्टी खरीदी है सस्ते में और उस पर रेंट मिल रहा है, हम लोग रेंट बांटते हैं, हमारा ऐसे बिजनेस है, उसको रजिस्ट्रेशन करा दो, हम मना करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि वो एक ही प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद उसी का रेंट कमा रहे हैं, वो बिजी तो नहीं, किसी हम लोग इंगेज नहीं, वो बिजनेस नहीं कर रहे,
बिजनेस नहीं है ना, तो सिर्फ को ओनरशिप है, तो ओनर जॉइंट है, ओनरशिप जॉइंट है, बिजनेस तो है, तो बिजी होना चाहिए, इंगेज होने चाहिए किसी काम में, ठीक। दूसरा है कि लीगल, बिजनेस लीगल होना चाहिए। सर कोर्स ये होना कोई लीगल बिजनेस करे, ये वाला पॉइंट क्यों लिखा हुआ है? तो ऐसे लिखा हुआ है कि कोई बिजनेस किसी सिटी के अंदर लीगल होगा और कभी इलीगल होगा। तो फॉर एग्जांपल जो पोल्यूशन वाली फैक्ट्रीज हैं इन जनरल सिटी के अंदर बैन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ, ठीक। कुछ एरिया जो दूर है वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे अलाउ कर देती है, तो वहाँ पर फैक्ट्री खोलो पोल्यूशन का। तो हमें जब भी बिजनेसमैन आएगा कि हमें बिजनेस करना है किस वाले फैक्ट्री का और किस वाले एरिया में, हमें चेक करना है उस एरिया के अंदर वो वाला बिजनेस अलाउड है कि नहीं। ऑल एक्टिव पार्टनर्स, मतलब हमारे पास 4 लोग हैं, मेरी पार्टनरशिप करनी है और अब 4 ने काम बांटा, ये फाइनेंस देखेगा, ये मैनेजमेंट देखेगा, ये मार्केटिंग देखेगा, ये एचआर देखेगा, तो ऐसा हो सकता है सब मिलकर काम करें, कैरिड ऑन बाय ऑल। एनी ऑफ देम का मतलब कुछ काम करते हो, क्या कुछ है इसको सुनना। 4 लोग आते हैं और कहते हैं कि जब 4 में से ना 3 लोग काम करेंगे, चौथे वाला सिर्फ पैसा लगा रहा है कि ये जॉब करता है तो ये काम नहीं कर पाएगा कुछ भी, आप बताओ अलाउड है कि नहीं। तो दोनों ने बोला अलाउड, कि अगर सारे में से कुछ ही लोग काम करें कुछ काम ना करें, इसमें भी गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं है। इस तो लोग गवर्नमेंट वहाँ मना करते हैं जहाँ पे किसी न किसी का नुकसान हो रहा है, या किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सारे पार्टनर आपस में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं यहाँ कुछ काम करें कुछ ना करें तो चलेगा। मतलब कुछ पार्टनर एक्टिव है जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, कुछ पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, वो पढ़ेंगे डिटेल में। एक्टिंग वाला मतलब देखिए, जैसे हमारे 4 पार्टनर हैं, हम 4 पार्टनर मान लीजिए मैं जाके लोन ले आता अकेले जाकर बिजनेस के नाम पर, तो मैं समझ लो कि मैं एक्ट कर रहा हूँ सभी के बिहाफ, मतलब मैंने लोन लिया समझ लो आपने भी लोन लिया, एक बंदा काम करता है सभी के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है, वो ये माना जाता है कि जब पार्टनर जाता है तो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मुकेश अंबानी जाएगा लोन लेकर रिलायंस के नाम पर, तो रिलायंस ने लोन लिया ऐसा माना जाएगा, मुकेश अंबानी लोन लिया ऐसा नहीं माना जाएगा। फिर वही बात एक्टिंग का मतलब है कि सभी लाइफ में सभी के बिहाफ पर एक्ट होता है, चाहे स्लीपिंग हो चाहे एक्टिव हो, सारे ध्यान रहेगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक, कॉपी नोट कर लीजिए पूरा, जैसे इसमें लिखा है एक बार नोट करना है।